चलिए नेक्स्ट अपना आज का जो टॉपिक है वो उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। और इससे डेरिवेशन काफ़ी बार पूछा गया है और आपके लिए इस साल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि डेरिवेशन आ गया है, लगभग 2-3 सालों में एक आध बार आ गया है, इसलिए यहाँ का न्यूमेरिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है अपना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। redistribution of the charges। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर अपना कौन सा चल रहा है? 4th। और इस ये यूनिट अपनी फर्स्ट पूरी हो जाएगी और चैप्टर नंबर 4th का पूरा होते यूनिट नंबर पहली अपनी खत्म। टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, इसके अंदर कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालने हैं, इसका कैलकुलेशन हमको करना है। तो सबसे पहले हमको दे रखे हैं दो स्फेरिकल कंडक्टर। ये ले लिया स्फेरिकल कंडक्टर नंबर ए और एक ले लिया स्फेरिकल कंडक्टर बी। ठीक है, हमने मान लिया कि इनकी रेडियस कितनी है, तो रेडियस कितनी है r1 r2, कैपेसिटेंस c1 c2। ठीक है, दो हमने आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ले लिए जिस ए और बी दोनों के नाम क्या है, ए और बी। कंडक्टर ए और कंडक्टर बी, रेडियस r1 r2, कैपेसिटेंस c1 और c2। ठीक है, इसके बाद हमने माना कि q1 चार्ज किसको दिया, ए को, और q2 चार्ज किसको दिया, बी को। हमने इसको चार्ज दिया, इसको कितना चार्ज दिया, q1, बी वाले को कितना दिया, q2। जैसे चार्ज देंगे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा और q1 चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया, v1, और q2 चार्ज देने पर इसका पोटेंशियल बढ़ के कितना हो गया, v2। ये हमको दे रखा है। ठीक है, हमने इसको चार्ज दिया और ये इसका पोटेंशियल, ये प्लस प्लस प्लस, ये प्लस। ये कंडीशन कब की है, तो बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले की। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन के पहले की हमारे पास ये कंडीशन है कि दोनों का कैपेसिटेंस कितने, c1 c2, रेडियस कितनी r1 r2। q1 चार्ज ए वालों को दिया, q2 चार्ज बी वालों को दिया, तो इनका पोटेंशियल क्या हो गया, v1 और v2। और इसके अंदर एक और चीज लिख लेते हैं, हमने मान लिया कि v1 बड़ा है v2 से। v1 पोटेंशियल बड़ा है v2 से। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं लेट, थोड़ी बहुत सी लैंग्वेज लिखते हैं, जो हमको दे रखा है वही चीज हमको लैंग्वेज में लिखनी है। ये अपने को दे रखा डायग्राम में, ये चीज अपन लैंग्वेज में लिखेंगे। दो कैपेसिटर ले रखे हैं, कैसे, आइसोलेटेड, सिंगल कैपेसिटर है इसलिए क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। लेट टू आइसोलेटेड, लेट एन आइसोलेटेड कैपिटल, तो लेट एन आइसोलेटेड कंडक्टर A and B of radius r1 and r2 with capacitance c1 and c2। both conductor charged by q1 and q2। ठीक है, then their potential become v1 and v2। ये अपन ने लैंग्वेज की थी। लेट एन आइसोलेटेड कंडक्टर, एक आइसोलेटेड कंडक्टर दे रखे ए और बी ऑफ रेडियस r1 एंड r2। इनकी रेडियस कितनी है, r1 और r2 विद कैपेसिटेंस कितने दे रखे, c1 एंड c2। दोनों को कितना चार्ज दिया, q1 और q2 चार्ज दिया। बोथ कंडक्टर आर चार्ज बाय q1 एंड q2, देन देयर पोटेंशियल बिकम v1 एंड v2। यहां तक के लैंग्वेज आप बता रहे अच्छे से। डायग्राम फर्स्ट ये बनाना बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे पैरामीटर्स कितने, और ये वाली आपकी लैंग्वेज हो जाएगी।
ठीक है, ये लैंग्वेज हो जाता है। उसके बाद हमें इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दोनों को कनेक्ट करना जरूरी है। चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए कंडक्टिंग वायर का यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका स्फीयर नंबर 1, कंडक्टर ए, और ये हो गया कंडक्टर बी, और दोनों को जोड़ दिया अपन ने एक कंडक्टिंग वायर से। कंडक्टिंग वायर ऑफ, ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग वायर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है, ये अपन ने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे इस वायर को कनेक्ट किया तो चार्जेस का फ्लो होगा, मतलब या तो ए से बी में चार्ज जाएंगे या बी से ए में चार्ज जाएंगे। चार्जेस का फ्लो का मतलब क्या हुआ? या तो चार्ज ए से निकलकर बी में आ जाएंगे या बी से निकलकर ए में जाएंगे, उसको बोलते हैं चार्जेस का फ्लो। और इसी चीज को हम कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पहले चार्ज हमने कितना दिया था? Q1, कितना दिया था? Q2। Q1 किसको दिया था? ए को। Q2 किसको दिया था? बी को। और जैसे ही उसके बीच में एक कंडक्टिंग मीडियम इंसर्ट करा दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया वायर से, तो चार्जेस का फ्लो होगा, जिससे चार्जेस चेंज हो जाएंगे। मतलब पहले इसके पास 10 कूलम था, तब चेंज होके 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, या कम भी हो सकता है। तो इसको क्या बोला? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। वापिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यहाँ का नया चार्ज हमने मान लिया कितना हो गया? Q1 डैश, और यहाँ का कितना हो गया? Q2 डैश। रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं बदलेंगे, सॉरी, रेडियस और कैपेसिटेंस नहीं बदलेंगे। इसकी रेडियस कितनी है? R1, रेडियस सेम रहेगी। इसकी भी R2, कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटी इसकी थोड़ी बदल जाएगी, कैपेसिटेंस उतना ही रहेगा C1 C2। चार्ज बदल गया। पहले इसके पास Q1 चार्ज था, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हमें नहीं पता चार्ज बढ़ा या घटा, लेकिन चार्ज बदल गया, चेंज हो गया, उसको क्या बोलेंगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन। और चेंज होकर कितना आ गया? Q1 डैश। इसका कितना आ गया? Q2 डैश। पोटेंशियल भी चेंज होगा, क्योंकि पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। Q प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। Q इक्वल टू C डॉट V पढ़ रखा है कैपेसिटेंस के अंदर। तो चार्ज बदल गया तो इसका पोटेंशियल भी बदल जाएगा। अब चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद पोटेंशियल का क्या होगा ये देखते हैं। इसको अपन लिख देते हैं आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर अपन लिखते हैं नाउ ए कंडक्टिंग वायर connected या joined between conductor A and B, then due to redistribute, then एक मिनट इसको बाद में लिखते हैं, एक बार इतने नहीं लिखते थे। जो काम अपन कर रहे हो एक एक पॉइंट लिखते जाता है कि हमने क्या कर दिया, दोनों के बीच में वायर को कनेक्ट कर दिया। अब देखो चार्जेस नए बन गए, हमने मान लिया Q1 डैश और Q2 डैश मान लिया। अब देखो चार्जेस का फ्लो है ये तो हमको पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि A से B में जाएंगे कि B से A में आएंगे। चार्ज कहाँ से कहाँ जाएंगे? चार्जेस का फ्लो देखो, चार्जेस का फ्लो तो होगा, लेकिन ये चार्जेस का फ्लो किस पे डिपेंड करता है, ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, ये हमको पता है, लेकिन आइडिया अभी आएगा नहीं आपको। देखो कैसे फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है। चार्ज के फ्लो से करंट बनती है और करंट की डायरेक्शन हमको पता है। करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? फ्रॉम प्लस टू माइनस, सबको पता है करंट की डायरेक्शन। चार्जेस का फ्लो हमको निकालना है यहाँ पर कि A से B में जाएंगे कि B से, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर ये लिख दिया V1 ग्रेटर देन V2। ये चीज मैंने पहले इसलिए लिख दी है ताकि आपको इसका आइडिया मिल जाए। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो फ्लो ऑफ चार्ज ये हमको निकालना है, तो फ्लो ऑफ चार्ज से क्या बनती है? करंट I इक्वल टू Q अपॉन T, और करंट के फ्लो की डायरेक्शन हमको पता है प्लस से माइनस। तो यहाँ तो कोई प्लस माइनस है नहीं, दोनों प्लस है, लेकिन प्लस को हम कहते हैं हाई पोटेंशियल और माइनस को कहते हैं लो पोटेंशियल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। तो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन भी वही होगी, क्योंकि करंट किससे बनती है? चार्ज के फ्लो से। तो चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन भी कौन सी हो जाएगी? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल गया। अब इससे आप निकाल सकते हो कि चार्जेस का फ्लो A से B होगा, B से A होगा। A का पोटेंशियल कितना है? V1, B का कितना है? V2। V1 बड़ा है V2 से, और चार्जेस का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हाई किसका है? A का, लो किसका है? B का। इसका मतलब
चार्ज ए से निकलकर बी में जाएंगे। कंफर्म हो गया, ए से चार्ज निकलेंगे बी में जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए का पोटेंशियल हाई है और बी का लो है, तो चार्जेस का फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्जेस का फ्लो। तो ए से चार्ज निकल के बी में जाएंगे। ए से चार्ज निकल रहे हैं, ध्यान से देखना, ए से चार्ज निकल रहे हैं मतलब ए के चार्जेस की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगी, और बी के चार्ज बढ़ेगा। अगर ए के चार्ज की वैल्यू कम हो रही है तो ए का पोटेंशियल भी कम होगा। अगर ए के चार्ज की वैल्यू Q1 डिक्रीज होकर कितना होगा Q1 डैश, तो V1 भी डिक्रीज होगा, घटेगा, कम हो जाएगा। बी में Q2 डैश और चार्ज कितना आ गया Q2 था और Q2 डैश हो गया, मतलब चार्ज बढ़ेगा। ए से चार्ज बी में आ रहा है, बी में चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अब ये चार्जेस का जो रेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो कब तक होता रहेगा, तो जब तक ये हाई और लो पोटेंशियल का वेरिएशन है तब तक तो चार्जेस का फ्लो होता रहेगा। जब तक एक का पोटेंशियल हाई है दूसरे का लो है, चार्ज फ्लो होते रहेंगे, हाई टू लो हाई टू लो। लेकिन जब दोनों के पोटेंशियल इक्वल हो जाए, पोटेंशियल दोनों कैसे हो गए बराबर, न तो ए का हाई है ना बी का हाई है। ए का पोटेंशियल हाई था, बी का लो था, तो चार्जेस का फ्लो हुआ। तो चार्जेस का फ्लो हो तो ए से चार्ज निकले, ए से चार्ज निकले मतलब ए का पोटेंशियल कम होगा, बी में चार्ज जा रहा है तो बी का चार्ज का पोटेंशियल बढ़ेगा। और तब तक ये फ्लो होता रहेगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते। जैसे ही दोनों के पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो गया, फ्लो स्टॉप हो जाएगा, चार्जेस का फ्लो बंद हो गया। अब इसके पास जो चार्ज बचे वो Q1 डैश, इसके पास जो चार्ज बचे वो Q2 डैश, और क्या चीज सेम हो जाएगी, तो पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा V। ए का पोटेंशियल भी V हो गया, बी का पोटेंशियल भी V होगा। ये इसके पीछे पूरी थ्योरी है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट लाइन अपन ने क्या लिखी, नाउ ए कंडक्टिंग वायर कनेक्टेड बिटवीन कंडक्टर ए एंड बी, ठीक है, and if V1 greater than V2 then charge from sphere A किस पोटेंशियल पे, हाई पोटेंशियल में, ब्रैकेट में लिख देंगे हाई पोटेंशियल, स्टार्ट्स flowing to sphere B and sphere B का पोटेंशियल कैसा है, लो पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है। चार्ज फ्रॉम स्फीयर A हाई पोटेंशियल स्टार्ट फ्लोइंग टू स्फीयर B लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो होता रहेगा, until देयर किसका, स्फीयर ए और बी का, until their potential become equal। इसका मतलब कितना आ जाएगा, इक्वल टू V, इक्वल कितना हो गया V। तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों के कंडक्टर हैं, स्फेरिकल कंडक्टर ए और बी, दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता तब तक फ्लो होता रहेगा। और रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद चार्जेस क्या होंगे, तो आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन स्फीयर ए इक्वल टू Q1 डैश एंड चार्ज ऑन स्फीयर B इक्वल टू Q2 डैश। दोनों में चार्ज चेंज हुए, ए से चार्ज निकल के बी में आए तो चार्ज Q1 से Q1 डैश हो गया, Q2 से Q2 डैश हो गया। हमने लिखा आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन स्फीयर ए Q1 डैश, चार्ज ऑन स्फीयर B Q2 डैश। यहाँ तक पूरा नोट कर लो, ये दोनों डायग्राम बनाकर।